ऑल ऑफ यू, होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जनरली इलॉन्गेशंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो पिछले वीडियो में हम लोग इनिशिएशंस के बारे में कंप्लीटली पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि प्रोमोटर क्या है और प्रोमोटर में कौन से रीजन होते हैं और प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को बैठने के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कशंस किए थे। उसके बाद हमने देखा था जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के ऊपर बैठता है तो वो जो क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स रहता है वो ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन होता था। एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब खत्म हुआ इनिशिएशन प्रोसेस, तब इनिशिएशन प्रोसेस में जो सिग्मा फैक्टर था वो रिलीज हो जाता है, मतलब जो कोर एंजाइम रहता है वो इलॉन्गेशंस करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलॉन्गेशंस क्या है। ठीक है, सो माई सेल्फ प्रमीत कुमार पात्र एंड वेलकम टू दिस स्मॉल फैमिली। ठीक है, तो आज हेडिंग लगाएंगे इलॉन्गेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इलॉन्गेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, इलॉन्गेशंस का मतलब क्या है? जनरली इलॉन्गेशंस का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी प्रोसेस को, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप ऐसे खींचते हो तो वो इलॉन्गेट करता है या स्ट्रेच करता है, मगर इधर इलॉन्गेशंस का मतलब ये है आरएनए का सिंथेसाइज करना। आरएनए का क्या करना? आरएनए को सिंथेसाइज करना या आगे बढ़ाना, इसी प्रोसेस को हम लोग इलॉन्गेशंस कहते हैं। तो इलॉन्गेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमको पहले इधर जानना चाहिए। इलॉन्गेशंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलॉन्गेशंस? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो इलॉन्गेशन होता है वो क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ RNA in the growing 3' OH ends। 3' OH एंड को यूज करके जब RNA ग्रो करता है उसी प्रोसेस को हम लोग इलॉन्गेशंस कहते हैं। तो अब इलॉन्गेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बातें करते हैं रिक्वायरमेंट्स की बातें करते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आरएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना वो मतलब बहुत कुछ काम कर लेता है। अगर आप डीएनए रेप्लिकेशंस देखोगे तो उसमें इलॉन्गेशन में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, बट जब आरएनए की इलॉन्गेशंस का टाइम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, विदाउट आरएनए पॉलीमरेज कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट ये है, जब भी हम लोग आरएनए का इलॉन्गेशंस करते हैं सो आरएनए पॉलीमरेज does not use प्राइमर। अगर आप आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन में इलॉन्गेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा प्राइमर को यूज करता है, बट जब आरएनए का सिंथेसिस हो या आरएनए का इलॉन्गेशन का टाइम आता है तब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है वो प्राइमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो डायरेक्टली सिंथेसाइज करता है। ओके, विदाउट प्राइमर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? जैसे हम लोग डीएनए को सिंथेसाइज करने के टाइम हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते थे, उसी हिसाब से जब हम लोग आरएनए का सिंथेसाइज करेंगे तो हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करेंगे। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आरएनटीपीज लिखते हैं। और जब आरएनटीपीज क्या क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है एटीपी, दूसरा हो सकता है जीटीपी, तीसरा हो सकता है सीटीपी एंड चौथा हो सकता है यूटीपी। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर
थायमिन नहीं है, मतलब आरएनए में थायमिन नहीं होता है। ओके, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे, जो आरएनए पॉलीमर जो इलोंगेशंस के टाइम में यूज होता है, ये जो आरएनटीपीज एक एक आते हैं, आरएनटीपीज एक एक आते हैं और जुड़ते हैं, तब क्या होता है, ये जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में है, एटीपी का मतलब है ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें इनमें 3 फॉस्फेट है। लेकिन जब आरएनए का सिंथेसाइज होता है तो वो हमेशा मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, मतलब 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। तो जो 2 फॉस्फेट रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इलोंगेशन के टाइम में जो पायरोफॉस्फेट होता है, पायरोफॉस्फेट क्या है, सिंपली 2 फॉस्फेट। ये जो पायरोफॉस्फेट होता है वो रिलीज हो जाता है। मतलब अगर मान लो एक ऐसा कोई भी एक्सटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये जो 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, इसी को हम लोग पायरोफॉस्फेट कहते हैं। अगर आप पूछोगे कि ये क्यों रिलीज हो जाता है, इसलिए रिलीज होता है क्योंकि आपको पता है जो केमिस्ट्री में जो एनर्जी होता है, एनर्जी हमेशा बॉन्ड्स में रहता है। तो ये जो दोनों फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड्स रहता है, अगर वो ब्रेक होगा तो कुछ एनर्जी मिलेगा और उसी एनर्जी को ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। दैट मीन्स इसको रिलीज करने के पीछे कारण यह है कि हमको एनर्जी चाहिए फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो जनरली डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की ओर जाता है। हमेशा आपको ये याद रखना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, रेप्लिकेशन हो, इन सब का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा 5 से 3 प्राइम की ओर जाता है। ठीक है, ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब आरएनए का सिंथेसाइज होता है, जब आरएनए का सिंथेसाइज होता है, तो ये जो डायरेक्शन में बनता है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में जो डायरेक्शन होता है, ओके, तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इनका भी डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डायरेक्शन रहता है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हमको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द इलोंगेशन। सबसे पहले इलोंगेशंस क्या है आपको पता होना चाहिए। इलोंगेशंस का मतलब ये है कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ आरएनए ग्रोइंग 3 प्राइम एंड, मतलब 3 प्राइम ओएच एंड को यूज करके आरएनए का जो ग्रो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलोंगेशंस कहते हैं। इलोंगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। सेकेंड पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज कभी भी प्राइमर को यूज नहीं करता है। थर्ड, जब इलोंगेशन होता है तो हमारे पास आरएनटीपीज यूज होते हैं। आरएनटीपीज कौन कौन से, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। फोर्थ पॉइंट आता है, जब आरएनटीपीज का हम लोग यूज करते हैं तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में यूज नहीं करते, उसको हमेशा मोनोफॉस्फेट फॉर्म में यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रहता है। ओके, उसी के साथ साथ जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो भी डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रहता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे जनरली इलोंगेशन कैसे होता है। ठीक है, सो आप पहले पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम और कुछ पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं जनरली कैसे इलोंगेशन होता है। तो सबसे पहले हमको क्या पता था, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्या था, प्रमोटर था,
ये बीच वाला क्या था, इलोंगेशन जोन था, और ये लास्ट वाला क्या था, टर्मिनेशन जोन था। और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का हिस्सा है, मतलब इसमें दो एंड्स होंगे जो कि एंटी पैरेलल होंगे और क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था, यहाँ क्या होता था, पहले आरएनए पॉलीमरेज आता था, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनता था, एबॉर्टिव इनिशिएशन होता था, तब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता था। अब आ जाते हैं कोर एंजाइम के ऊपर। तो ये जो कोर एंजाइम था, ये वाला +1 साइट था, मैंने आपको ये बताया था। +1 से अगर आप जितना राइट की ओर जाओगे उसको आप डाउनस्ट्रीम बोलोगे, और +1 से जितना लेफ्ट की ओर आओगे उसको आप अपस्ट्रीम बोलोगे। ठीक है, इतना क्लियर था। अब हमने क्या देखा था, इधर बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम था, और उसी एंजाइम को हम लोग क्या कहते थे, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम किसका, ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम बैठा था। ठीक है कि नहीं। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना होगा, जो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, उन दोनों में से एक ही स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरीके से काम करता है, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था, एक होता था एनटीए, एनटीए, और एक होता था CSR। एक होता था CSR, एक होता था एनटीए। एनटी का मतलब ये है कि क्या क्या है, सॉरी CNS, इधर होगा CNS और इधर होगा एनटीए। ये जो बीच वाला टी है वो टेम्पलेट है, तो मतलब ये टेम्पलेट है तो ये नॉन टेम्पलेट होगा। ये जो बीच वाला एन है तो नॉन टेम्पलेट, मतलब ये वाला जो स्ट्रैंड है उसी को चेक करके कॉपी करके हमारे पास आरएनए बनेगा। ओके, तो समझ गए दोनों में से कौन सा टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा। ये नीचे वाला स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि टेम्पलेट को यूज करेंगे और कैसे क्या होता है उसको हम लोग चेक करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जूम करेंगे, जूम करेंगे। जूम करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, दोनों स्ट्रैंड है, ये जनरली +1 साइट है, ये 5 प्राइम एंड है, ये क्या है 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, तो ये क्या है 5 प्राइम एंड है। अभी ये वाला जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक रीजन जो है, इसको हम लोग कौन सा रीजन कहते हैं, इलोंगेशन रीजन कहते हैं। और ये वाला जो है जो कि टर्मिनेशन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इलोंगेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले ये डीएनए का कुछ पार्ट है, तो मतलब इधर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो मान लो इधर क्या है, टी है, सी है, जी है, टी है, ए है, सी है, जी है, टी, जी, सी, ए, जी। ठीक है, तो ये अगर टी होता है तो उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा, इसके सामने क्या लगेगा, जी लगेगा। इधर जी है तो मतलब इधर सी लगेगा, इधर ए लगेगा, इधर टी लगेगा, इधर सी है मतलब इधर जी लगेगा, इधर जी है तो इधर इधर सी लगेगा, इधर टी है तो इधर ए लगेगा। ओके, इधर जी है तो इधर सी, ये सी है तो ये इधर क्या होगा, यस जी, इधर ए है तो इधर टी, और इधर जी है तो इधर सी। अभी ये क्या है, इलोंगेशन जोन है। ओके, अब सबसे ध्यान से आपको देखना है कि इलोंगेशन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले इन दोनों में से मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरीके से काम करेगा। जनरली बच्चे, मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्या करते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी स्ट्रैंड को रैंडमली उठा के आरएनए बनाने लगते हैं, बट इट इज नॉट राइट। आपको देखना होगा दोनों में से कौन सा टेम्पलेट के तरीके से काम करता है, और जो टेम्पलेट के तरीके से काम करता है उसी को लेके आपको आरएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक थंब रूल हमेशा याद रखना, आरएनए में हमेशा ए जो होता है, ए हमेशा यू के साथ बॉन्ड बनाता है, जी हमेशा सी के साथ बनाता है। ये चीज थोड़ा ध्यान से देना। ओके,
अगर डीएनए में ए है, अगर डीएनए में ए है तब क्या होगा, आरएनए में क्या रहेगा, यू रहेगा। ओके, लेकिन अगर मान लो डीएनए में टी है तो आरएनए में क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये जो नीचे लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ये डीएनए में रहेगा और ये वाला कहाँ रहेगा, आरएनए में रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा जब भी सिंथेसाइज होता है तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पहले आता है, उसको ब्रेक करके मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमको कुछ एनर्जी मिल सके। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर टी है, तो टी के सामने आरएनए में क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, उसके बाद सी है तो सी के सामने क्या लगेगा, जी लगेगा। जी है तो मतलब उसके सामने क्या लगेगा, सी लगेगा। और सी है तो उसके सामने क्या लगेगा, सॉरी टी है तो मतलब उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर ए है, ए है मतलब ए के सामने क्या लगेगा, आरएनए में यू लगेगा। ओके, इधर एक ध्यान से देखना, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था वो हमेशा कहाँ से क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रहता है। मतलब अगर ये वाला एंड 5 प्राइम एंड रहता है तो ये जो नीचे वाला एंड होता है उसको हम लोग 3 प्राइम एंड कहेंगे। ठीक है, अगर इधर एक ध्यान से देखो, पहली बात तो क्या है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ये जो सिंथेसाइज हो रहा है, ये जो सिंथेसाइज हो रहा है ये आरएनए का हो रहा है। तो आरएनए का सबसे पहला जो बेस है वो क्या होता है, हमेशा प्यूरिन होता है। सो इधर एक पॉइंट एक आप नोट कर सकते हो, पॉइंट क्या है इधर, पॉइंट ये है, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड of RNA is a purine nucleotide, purine nucleotide। प्यूरिन दो तरीके से हो सकते हैं, ज्यादातर एटीपी, मोस्टली अगर एटीपी नहीं होता है तो क्या रहेगा, जीटीपी लगेगा। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इज ए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड दैट कैन बी एटीपी और जीटीपी, मोस्ट ऑफ द कंडीशन एटीपी यूज होता है। तो इधर देखो ए लगा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, ये सब ऐसा लग जाएगा, लेकिन ऐसे लगने के बाद इनके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, आप पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका क्या होगा, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। अब देखो, अगर इतना तक सिंथेसाइज हो गया है, मतलब जो जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वाला जो एंजाइम था, इसको, इस एंजाइम को हम लोग क्या कह रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज, राइट। तो मतलब कहने का मतलब है आरएनए ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते करते जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना है, ऐड करना ही उसका काम नहीं है, ऐड करने के साथ उनके बीच में क्या करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में करना है, ए और टी के बीच में नहीं, हमेशा ए और जी के बीच में करना है। ओके, ए और जी के बीच में करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो इतना तक आप पहले पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको मिटा के थोड़ा और क्लियरली समझा देता हूँ। ओके, देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इलोंगेशन करते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, जैसे मान लो ये एक डीएनए का सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ओके, तो ये है 5 प्राइम एंड, ये है क्या है 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, तो ये क्या है 5 प्राइम एंड। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कहाँ तक आके पहुंच गया, इधर तक आके पहुंच गया। ओके, तो इधर कुछ बेसिस ऐसे प्रेजेंट थे, है कि नहीं, बेसिस क्या थे, प्रेजेंट थे। ये डीएनए का बेस है। ओके, ये क्या है, डीएनए का बेस है। तो इधर मान लो टी है, इधर ए है, इधर सी है, इधर जी है। ओके, हमने देखा था ये दोनों में से एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट के तरीके से काम करता है। तो इधर टी है, मतलब इधर क्या आएगा, पहले
पहले क्या आएगा, एटीपी आएगा। पहले क्या आएगा, एटीपी आएगा, और एटीपी से दोनों फॉस्फेट रिलीज होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। उसके बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ए एम पी। ठीक है, उसी हिसाब से फिर इधर क्या आएगा, इधर ए है तो मतलब यूटीपी आएगा, यूटीपी आएगा। और यूटीपी आने के बाद क्या होगा, यूटीपी से भी दो फॉस्फेट रिलीज होगा, दो फॉस्फेट रिलीज होगा, और दो फॉस्फेट रिलीज होने के बाद वो यूएमपी में कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट होने के बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है कि नहीं। तो इतना तक हमने समझ लिया। तब हमने क्या देखा, तो सबसे पहले ट्राइफॉस्फेट फॉर्म आएगा, उसके बाद मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो मतलब इधर टी है तो मतलब इधर क्या आएगा, ए आएगा, इधर ए है तो मतलब यू आएगा, और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। और ये वाला जो एंड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, 5' एंड। कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ये देखो। जैसे मान लो एक मोनोफॉस्फेट का हम लोग डायग्राम करते हैं, तो मोनोफॉस्फेट में 3 फॉर्म होते हैं, एक शुगर रहता है, और एक क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। एक ऐसा फॉस्फेट आप बना सकते हो। मैं जानता हूँ डायग्राम कुछ बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आप डायग्राम बनाओगे तो चीज़ों को समझने के लिए आपको काफ़ी होगा। ओके, तो आप हमेशा याद रखना, डायग्राम हमेशा ही आपको समझाने में कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक मोनोफॉस्फेट का डायग्राम बनाते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा अच्छा हो। पहले एक ऐसा शुगर बनाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो इधर आप CH2 लिखोगे, इधर O लिखोगे, इधर फॉस्फेट लिखोगे, इधर OH लिखोगे, इधर एक डबल बॉन्ड दोगे, और इधर O नेगेटिव ऐसे दे दो। ठीक है, ओके। तो ये पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आप एक नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर सकते हो, कोई भी। जैसे मान लो मैंने A को ऐड कर दिया, इधर मान लो अगर एक नाइट्रोजनस बेस है जिसको हम लोग U से नाम से रिप्रेजेंट कर लिए। तो अगर आप इतना को देखोगे पहले, ये जो चीज है, इतना जो हिस्सा होता है, ये चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कैसे न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इधर एक नाइट्रोजनस बेस है और एक शुगर है और एक फॉस्फेट है, तो इसको हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। उसके बाद इधर ध्यान से देखो कितना फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, तो हम लोग इसको पहले कहेंगे एडेनाइन। एडेनाइन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन प्लस शुगर जब मिल जाता है उसको हम लोग एडेनाइन कहते हैं। एडेनाइन और एक फॉस्फेट है, मतलब मोनोफॉस्फेट, तो इस पूरा का नाम क्या होगा, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग AMP लिखते हैं। उसी तरीके से अगर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग कहेंगे यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग UMP में लिखते हैं। ओके, अब जब OH OH के बीच में क्या होता है, OH OH ग्रुप जब मिल जाते हैं, इन दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और फाइनली इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है। इसी बॉन्ड का नाम क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसमें क्या रिलीज हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मतलब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो एक क्या होता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये आपका होता है AMP, ये आपका होता है UMP। और AMP UMP जो दोनों कहाँ थे, यहाँ थे। इधर था AMP और इधर था क्या, UMP। और इन दोनों के बीच में जो ये वाला डंडा दिखाया गया है, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसी तरीके से अगर C है तो मतलब इसके सामने क्या आएगा, GMP भी आएगा, और उन दोनों के बीच में भी वैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, इधर एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, जनरली ये वाला जो कार्बन रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिफ्थ कार्बन कहते हैं, या ये वाला जो कार्बन रहता है इसको हम लोग फिफ्थ कार्बन कहते हैं, फिफ्थ कार्बन। ओके, और ये वाला जो कार्बन रहता है इसको हम लोग 3' कार्बन कहते हैं। तो ये जो 5' वाला कार्बन है उसके साइड में फॉस्फेट ग्रुप रहता है, फ्री रहता है,
और इधर जो सबसे लास्ट वाला जो 3 प्राइम OH ग्रुप 3 प्राइम एंड होगा उसका OH ग्रुप फ्री रहता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का एक सिग्निफिकेंस ये रहता है कि जो 5 प्राइम एंड का फॉस्फेट फ्री रहता है और जो 3 प्राइम का जो OH ग्रुप वो भी फ्री रहता है। मतलब ये जो इधर जो AMP के पास जो फॉस्फेट होगा वो फ्री होगा। ओके, और सबसे लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3 प्राइम एंड में OH ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा। ओके, उसी तरीके से इधर G है तो मतलब इधर पहले क्या आएगा, ATP आएगा, दोनों फॉस्फेट रिलीज होगा, AMP में कन्वर्ट होगा और उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है DNA का, सॉरी RNA का डायरेक्शन। उसी तरीके से मान लो अगर क्या है इधर C है तो इधर क्या होगा, GMP आएगा और GMP आने के बाद इधर बॉन्ड बनेगा। ओके, उसी तरीके से मान लो इधर A है तो इसके सामने क्या आएगा, UMP आएगा और UMP आने के बाद उसके बीच में बॉन्ड होगा। उसी तरीके से इधर मान लो T है तो इसके सामने क्या आएगा, AMP आएगा और AMP जब आएगा उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, डायरेक्शन सिंथेसाइज चलेगा। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलॉन्गेशंस कहते हैं। ओके, अभी आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा ताकि आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ आ जाए। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे ऐसे सिंथेसाइज होने के बाद अभी क्या होगा, जो टर्मिनेशन रीजियन है, जब टर्मिनेशन रीजियन के बाद पहुंच जाएगा क्या, कौन सा पहुंच जाएगा, जनरली ये वाला जो जोन था हमारा, ये जोन क्या था, ये जोन था हमारा टर्मिनेशन रीजियन। तो ये जो टर्मिनेशन रीजियन के पास जब क्या आ जाता है, RNA पॉलीमरेज आके पहुंच जाता है ऐसे सिंथेसाइज करने के बाद, तब क्या होता है, तब जब टर्मिनेशन रीजियन, ये जनरली कौन सा रीजियन है, टर्मिनेशन रीजियन, टर्मिनेशन रीजन, जब टर्मिनेशन रीजन में RNA पॉलीमरेज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। मतलब RNA पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है वो सेपरेटेड हो जाता है। कोर एंजाइम सेपरेटेड फ्रॉम DNA, DNA से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, ठीक है, और उसके बाद ये जो बना हुआ RNA होता है वो भी क्या हो जाता है, रिलीज होता है। उसका कुछ प्रोसेस है जो जिसको हम लोग टर्मिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो इलोंगेशन होता है RNA का वो कैसे होता है। ओके, कुछ टाइम के बाद ये जो RNA पॉलीमरेज इधर था अभी कहाँ आके पहुंच गया, टर्मिनेशन एंड में आके पहुंच गया। और टर्मिनेशन एंड में जो टर्मिनेशन रीजियन में जब आके पहुंच जाता है RNA पॉलीमरेज, तब क्या हो जाता है, वो DNA से क्या हो जाता है, निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, DNA से निकल जाता है। अभी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसा बन रहा है ना, जब कंटिन्यूअस कंप्लीट सिंथेसाइज हो जाता है तो ये ऐसा नहीं दिखता है। जब कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो जाता है तब ये कुछ ऐसा दिखता है आपको, कुछ आपको ऐसा दिखता है। कुछ ऐसा सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलता है जिसका एक 5 प्राइम एंड रहता है और एक क्या रहता है, 3 प्राइम एंड रहता है। ये जो सीक्वेंस रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, RNA कहते हैं। ओके, और जब टर्मिनेशन में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा टर्मिनेशन में कैसे RNA यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्मिनेशन के बारे में देखेंगे